ये बात समझने जैसी है कि बुद्ध की सारी टीचिंग कहती है मध्यम मार्ग, मिडल पाथ, मध्यम निकाय। और जो उनका तरीका है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, वो कहती है अति की बात। चाहे उनका साधना की खोज हो, चाहे उनका अचानक घर छोड़ देना हो, पूरी तरह संन्यास में उतर जाना हो, सब अतियाँ ही तो हैं। अगर बुद्ध से पूछो कि यहाँ पर कौन सा मध्यम मार्ग है, घर में थे, राजमहल में साधना कर लेते, बड़ी सुविधा थी। अगर जंगल ही चाहिए था तो जंगल भी उपलब्ध हो जाता। तो उन्होंने वहाँ पर तो कोई मध्यम मार्ग नहीं चुना, सीधी अति कि घर छोड़ा जंगल, पत्नी बच्चे पैदा किए अति एक और छोड़ा दूसरी अति, संन्यास लिया एक अति। संन्यास भी तो मध्यम मार्ग का हो सकता था कि एक छोटा मोटा कंफर्टेबल घर बना लेंगे। नहीं, उनका संन्यास भी बड़ा कठोर है। 2 वस्त्र होंगे, भोजन दिन में एक बार, जो भी कोई देगा, चाहे वो एक मुट्ठी हो, एक कौर हो या कुछ, बस उतना ही लेना है। प्रक्रिया पर अगर दृष्टिपात करें तो इसमें मध्यम मार्ग कहाँ है? ये तो सब अतियाँ हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए तो भोजन ये होगा कि ज़्यादा भी मत खाना, कम भी मत खाना, अपने शरीर को उतना पोषण देना। उनके मार्ग में तो उनका सारा जीवन जीने का ढंग अति है, लेकिन वो मध्य मार्ग की बात करते हैं। वो सोचने जैसी बात है, वो निष्पत्ति है, वो रिजल्ट है। किसी भी अति का प्रयोग हमको मध्य में ले आता है, और वो मध्य हमारा मेंटल मिडल नहीं है, मानसिक रूप से पैदा किया हुआ, वो एग्जिस्टेंशियल मिडल पाथ है। यानी कि हमारे अंदर एक संतुलन आ गया है। वो संतुलन की बात कर रहे हैं, जो वृत्तियों में संतुलन ले आए। तो मध्य मार्ग देखा जाए, एक अति पर जब कोई व्यक्ति गुजर लेता है तो संतुलन में आ गया है, चुनाव की क्षमता में आ गया है। जैसे कि अगर देखा जाए तो उनके मार्ग में वो चुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये चुन लिया। वो चुन सकते थे ज़्यादा भोजन करना या कम भोजन करना या बैलेंस भोजन करना, उन्होंने चुना कि ठीक। तो उस समय एक्चुअल में मास्टर्स को देखने का अलग नज़रिया होना चाहिए। मास्टर्स की जीवन शैली कई बार बड़ी अलग होती है, और उनकी टीचिंग्स चूँकि उसका एक निचोड़ होती हैं, तो दोनों में बड़ा लोगों को अलाइनमेंट कई बार नहीं भी दिखेगा। वो दिखा रहे हैं कि प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया चुनाव की। अगर तुम चुन सकते हो तो तुम मध्य में हो, अगर तुम चुन नहीं सकते हो तो मध्य में कभी नहीं रह सकते, क्योंकि शक्तियाँ तुमको धक्का देके इधर उधर कर देंगी। जैसे कि भोजन है, तुमने चुना कि मैं इतना खाऊंगा या इतना नहीं खाऊंगा, तुम्हारे निर्णय में है तो तुम मध्य में हो। चुनने की क्षमता लेकिन पाना एक अति का प्रयोग है। उस बिंदु तक आना एक एक्सट्रीम का एक्सपेरिमेंट है, वो इतनी आसानी से नहीं आता। तो जो भी उन प्रयोगों को कर लेता है, अब जैसे मान लीजिए नकारात्मक चीज़ों की ही बात मैंने कही, मान लीजिए स्मोकिंग की ही बात की। स्मोकिंग के मध्य मार्ग में कौन है? जो कभी कभी सिगरेट पी लेता है, या दिन में 1 पीता है, या बिल्कुल नहीं पीता, यानी कि कोई 10 पीता है दिन में, और कहीं मध्य में रहते हैं तो 10 के बजाय 2 पीते हैं, तो मिडल पाथ हो गया। नहीं, वो नहीं पीता बिल्कुल भी, लेकिन अगर वो पी भी लेगा तो कोई उसके ऊपर पहाड़ टूटने वाला नहीं है, लेकिन उसका चुनाव है, सचेतन चुनाव है कि मैं नहीं पीता। तो बुद्ध ने सचेतन चुनाव की प्रक्रिया दिखाई कि वो उसको जान चुके हैं, अब सचेतन चुनाव है, और सचेतन चुनाव में हमको उसके परिणाम भी पता ही चल चुके हैं। अच्छे बुरे परिणाम स्वाभाविक रूप से पता चल चुके हैं, लेकिन आप मुक्त हैं कि उसमें चाहें तो प्रवेश कर सकते हैं, चाहें तो ना। तो यही मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग है कि आप चाहें तो यहाँ बैठे रह सकते हैं, चाहें तो यहाँ से उठ के जा सकते हैं, लेकिन आप अपने चुनाव से बैठे हैं तो बिल्कुल संतुलित मध्य में बैठे हुए हैं।
अगर आप इस अति पे हो कि हम जाएंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे, तो एक अति हो गई। दूसरा, हम आएंगे ही नहीं, दूसरी अति हो गई। एक अति हुई, आप अपने चुनाव से आए, अपने चुनाव से उठ गए। मध्य है बिल्कुल। तो और वो चुनाव परिस्थिति और वक्त के अनुसार हमारे बदल सकते हैं नहीं। मध्य मार्ग चुनाव की क्षमता को अर्जित कर लेना है, बस यही चीज़ है। अब जैसे ध्यान में मध्य मार्ग की बात करी जाए, तो जो व्यक्ति साधना में मध्य मार्ग को ले रहा है, वो एक बार ध्यान को खूब करके देख लेता है, अंतिम सीमा तक खींच कर देख लेता है, और फिर वो उससे बाहर हो जाता है। लेकिन अगर बाहर होके वो कहे कि मैं तो ध्यान में बैठ ही नहीं सकता, मैं क्यों बैठूं ध्यान में, तो वो बंध गया है, वो अति से बंध गया है, वो मध्य में नहीं आया है। मुक्त होकर मध्य में वो आ गया है जो चाहे तो बैठ भी सकता है, प्लेफुल्ली चाहे तो बैठ भी सकता है, लेकिन उसके ऊपर वो दबाव नहीं है। अतियों का दबाव हमें हमारे चुनाव से दूर ले जाता है, लेकिन जब अतियों पर हम गुजर जाते हैं तो चुनाव हमारे पास आ जाता है। अब जैसे ज्ञान की बात, ध्यान के बाद ज्ञान, कोई बहुत पढ़ने का शौक़ रखता है, जैसे मेरा जीवन ऐसा ही रहा, इतना पढ़ो इतनी पुस्तकें ख़त्म। लेकिन फिर उसका मतलब ये नहीं कि पुस्तकों से अरुचि या चिढ़ हो जाए कि आप सोचो अब किसी पुस्तक को जब चाहें तो हाथ में ले सकते हैं, जब चाहें तो उसको देख सकते हैं, लेकिन अब उसका कोई पुल या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुक्ति है। मध्य मार्ग की जब बुद्ध बात करते तो वो मुक्ति है, रिजल्ट, प्रक्रिया अति के थ्रू, प्रोसेस, यानी कि करो, किसी चीज़ को पूरा करो, आधा अधूरा मत करो। साधना करो तो पूरी करो, आधी अधूरी नहीं। मध्य मार्ग का मतलब ये नहीं कि करेंगे नहीं करेंगे, आज मन नहीं कल। अगर मान लो तुमने ध्यान करना ही चुना है तो कर डालो, कम से कम कुछ वक्त तक तुम पूरा उसमें अपना प्राणपण लगाओ, पूरी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद फिर उससे तुम आगे चले जाओगे। आधा आधा करोगे तो कभी आगे नहीं जाओगे। वो पूरा नहीं हुआ होगा ना, वो पूरा नहीं हुआ होगा। उसका आयोजन करें। जैसे उदास कोई व्यक्ति हो रहा है तो उदासी से बचने के बजाय वो उदासी का पूरा आयोजन करें। जैसे तुम लोग नवरात्र का आयोजन करते हो या दिवाली या होली का आयोजन, पूरा माहौल बनाओ उदासी का। उदासी की किताबें, उदासी के गाने, उदासी के कपड़े, उदासी का संगीत, सब कुछ उदासी का पूरा जैसे आयोजन होता है, और उसमें डूबो, पूरी गहराई से डूबो, उसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने का मतलब नहीं नाचने लग जाओ, समझें। जब लोग कहते हैं सेलिब्रेट योर अनहैप्पीनेस या उदासी, तो इसका मतलब ये नहीं कि नाचो, डूबो उसमें। सारे इंग्रेडिएंट जुटाओ उदासी के, जितने इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, और रो जितना कर सकते हो। उसके बाद एक बॉटम लाइन आएगी जब अपने आप तुम ऊपर आ जाओगे। इट्स लाइक स्विमिंग। जिन लोगों ने स्विमिंग करी वो जानते हैं, नीचे अगर तुम डूबो तो नीचे जाकर एक बिंदु पर तुम ऊपर फेंक दिए जाते हो। वो नियम है ज़िंदगी का और ऊर्जाओं का नियम है, तुम ऊपर फेंक दिए जाते हो। लेकिन हम पूरा उदास नहीं होते, क्योंकि हमको उसको लगातार चलाना है किस्तों में, उसके इन्वेस्टमेंट हैं, फ़ायदे हैं। उदास लोगों को ज़्यादा अटेंशन मिलता है, सुखी लोग बड़ी परेशानी में होते हैं। जो गैर उदास लोग हैं बहुत परेशान होते हैं, और तुमको लगता है कि वो वाला तुमको नहीं चाहिए। अब तुम इतने सफिशिएंट हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं हो, तुमको कोई क्यों पूछे, तुम्हारे ऊपर कोई क्यों ध्यान दे, सफिशिएंट हो। लेकिन तुमको लगता है तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो तुमको थोड़ा थोड़ा उदास बने रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा परेशान बना रहना चाहिए। तुम उसको बचाना चाहते हो, बिल्कुल ही अच्छे हो गए तो कोई पूछेगा ही नहीं तुमको। तुम्हारे नाते रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे कहेंगे अब ये तो ठीक है, खुश हैं, इनकी क्या बात करनी। उदास आदमी सब लोग दिन में 3 बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है, अच्छा है, नहीं अच्छा है। तुमको नुस्खे भी बताते हैं लोग कि ये कर लो, घूम आओ, अच्छा खाना खाओ, कुछ शॉपिंग कर लो।
तरह तरह के नुस्खे, तुम बड़ा अच्छा पैम्पर्ड अनुभव करते हो। अब अगर तुम वो वाला पैम्पर्ड अनुभव करना चाहते हो, तुम बने रहो, इट्स योर चॉइस। इसीलिए चॉइस, चुनाव, इसीलिए चुनाव अगर तुम्हारा उसे बाहर जाने का है तो सबकी फ़िक्र छोड़ो, डूब जाओ तलहटी में, और फिर तलहटी से एक दिन बाहर आ जाओ, इट्स ओवर। मैं समझ नहीं पाया, क्या ऐसा नहीं है कि वो चीज़ देखने के बाद लगे कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कहूँ और अति पे जाने के बाद ये मिले, हो सकता है मध्यम मार्ग में बैठ के। नहीं, वो देखिए अवेकनिंग है, वो करना ज़रूरी नहीं है। जानने के बाद ये पता चला कि हम मध्यम मार्ग वो करना, दैट इज़ एंड रिजल्ट, लेकिन वो करके ही पता चलता है। ये नहीं कि कोई उनकी तरह से ही करेगा, कई बार समझ भी आ जाती है। तो जो उन्होंने शेयर किया है वो अपनी समझ शेयर की है कि ऐसा है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सामान्य रूप से भोजन कर लिया। जिस दिन निरंजना नदी के किनारे उनको लगा कि व्यर्थ है ये, तो उन्होंने सामान्य रूप से खीर खा ली और सामान्य जीवन जीने लग गए। तो किसी को अगर ये बात टोटली एब्सोल्युटली समझ में आ जाए तो वो अति से गुजर गया। कहने का मतलब है वो करना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि निगेटिव चीज़ों की बात थी, निगेटिव जो थी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या वायलेंस, तो हर कोई इस बात को जानता है कि उनके इम्पैक्ट और रिज़ल्ट क्या होने हैं। तो ज़्यादा समझदार व्यक्ति तो ये है कि बस उनको देख के अपना निर्णय ले लेता है और अपना जीवन जीने लगता है, उसके अंदर कोई टेम्पटेशन नहीं है। तो बुद्ध के जीवन से अगर हम बिल्कुल समझ लें इस बात को बिना किसी संशय के, एब्सोल्युटली इट्स फ्यूटाइल, तो आप बस जैसे हैं वैसे मध्य मार्ग में रह जाएं। लेकिन समझ भी अति में होनी चाहिए। समझ, जब समझ आएगी, बात समझें, तो समझ की भी अति होगी, यानी कि फिर उसका कोई रिवर्स नहीं है कि फिर कोई टेम्पटेशन नहीं आएगा कि कुछ करना भी चाहिए, नहीं, ख़त्म, द एंड। बात समझ ली, टोटली एब्सोल्युटली बात समझ में आ गई कि कुछ भी नहीं करना। पे जाने के लिए, लेकिन इतना खाया, इतना खाओ जितना इच्छा हो, खा लो इसको, देखें क्या है इसमें। पूरा खाया, वॉमिटिंग हुआ, फिर एक महीने बाद फिर खाने की इच्छा होने लगी जीवन। नहीं, इसमें देखिए, इसमें आपको किसी ने विधि नहीं बताई, आपने अपने ढंग से उसको प्रयोग किया, इसलिए ऐसा हुआ। इसके पहले एक विधि थी, अभी एक विधि फिर आएगी, उस पर हम लौट के आएंगे, जिसमें था कि वृत्ति के जागने के बाद एकदम से उसको छोड़ दो। वृत्ति जागी और उसको छोड़ दो एकदम से। ये 2-3 विधियां जो चल रही हैं सब इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। कौन सी कहाँ पर काम करेगी, ये फिर यहीं पर गुरु की भूमिका आ जाती है। मेरे पास एक मित्र आते थे, युवा, कई लोग जानते हैं, उनको भी नॉनवेज की बहुत आदत थी। तो वो तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नॉनवेज, और क्रेविंग, वो कहते थे क्रेविंग है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि पूरे होश से खाओ इसको, तुम जितना खा सकते हो। और फिर मैंने उनको उस विधि का दूसरा हिस्सा सजेस्ट किया, ये नहीं कि तुम वॉमिटिंग करके या वैसे करके उससे बाहर हो, क्योंकि तब तो शरीर ने इनकार किया है, शरीर को परेशानी होने लगी है, अभी मन तो उसके पीछे दौड़ ही रहा था। मैंने कहा खाओ, एंजॉय करो उसको तीनों टाइम। खूब खाने का मतलब ही नहीं था वॉमिटिंग करना, एंजॉय करो। फिर 3 महीने का मैंने उनको टाइम दिया। हमने कहा एक एक्सपेरिमेंट करो, क्या जानना है इसमें, केवल एक्सपेरिमेंट को 3 महीने बाद जस्ट स्टॉप, जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग, और सामान्य भोजन करो, ध्यान करो, जो भी है सामान्य जीवन, सात्विक जीवन शैली, उसको लेके चलो। उसके लिए कोई विरोध भी नहीं कि तुमको कोई छोड़ना था, तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुमको छोड़ना था, तुम इसलिए भी नहीं कर रहे हो कि वो गलत था, उससे तुमको बाहर होना था। तुम बस एक प्रयोग कर रहे हो, देखें इसका रिजल्ट क्या होता है। और फिर मज़ेदार बात ये हुई, मैंने कहा 1 महीने बाद फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। 1 महीने बाद मैंने कहा अब तुम अपना सामान्य शुरू कर सकते हो, खाओ पियो। तो उन्होंने कहा कि अब मुझसे हो ही नहीं पा रहा, अब मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि उनको एक जो सामान्य सी चीज़ थी जो कि कोई भी खा लेता है, वेजिटेरियन लोग भी एक खा लेते हैं, वो कहते मेरे अंदर से उसका भाव, रस, विचार सब खत्म हो गया, मुझे आता ही नहीं।
लेकिन मैंने उनको छोड़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वो जो सडन स्टॉप आया उसने उनके गियर को रिवर्स कर दिया। स्टॉप करना, अचानक चलते चलते स्टॉप करना, न्यूट्रल में डालना जिसको कहते हैं ना, वो रिवर्स हो जाता है माइंड का प्रोसेस। तो इन प्रक्रियाओं में एक सडन स्टॉप लाना होता है, बजाय कि अपने शरीर को थकाने के। वो विधि दूसरी हो जाती, क्योंकि मन तो हमारा भाग रहा था, हमने शरीर के ऊपर इतना दबाव डाल दिया कि शरीर ने रिवोल्ट कर दिया, लेकिन मन ने रिवोल्ट नहीं किया था अभी। तो जब शरीर ठंडा होगा तो मन फिर से जाग जाएगा। जो लोग बहुत काम वासना में रुचि लेते रहे, वो भी उपवास के माध्यम से उसको ख़त्म करने की कोशिश करते रहे। पुरानी परंपरा ये रही। इस पर कई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं कि शरीर को भूखा रखो, उसमें शक्ति ही ना रहे तो काम वासना वैसे ही ख़त्म हो जाती। लेकिन जैसे ही शरीर को भोजन दो, शरीर में शक्ति आए, वापस लौट आती, क्योंकि वो गई तो कहीं थी ही नहीं, वो तो वहीं की वहीं थी। तो हमारी जो डिज़ायर्स हैं उनको एकदम से गियर शिफ्ट देनी होती है। चलते 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 सडन स्टॉप। सडन स्टॉप में हम कॉन्शियसली स्टॉप हुए हैं बिना किसी विरोध के, और फिर कुछ हो जाता है। दैट इज़ द वे, दैट इज़ द डिवाइस। आज के लिए इतनी बात, ठीक है।